Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. In this video we are going to see the topic ear tumor. तो हम सभी जानते हैं कि ईयर जो है मेनली हमारा 3 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। तो 3 कौन कौन से पार्ट्स? आपका एक्सटर्नल ईयर, आपका मिडिल ईयर एंड आपका इनर ईयर। तो किसी भी पार्ट में अगर एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है उसको हम लोग ट्यूमर बोलते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक चीज कि ट्यूमर और कैंसर में क्या डिफरेंस है। ओके, ट्यूमर और कैंसर में क्या डिफरेंस है? तो ट्यूमर एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ को बोलते हैं और कैंसर कौन होते हैं? अगर यही एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ इधर उधर फैल गई, ठीक है, तो उसे हम एज अ कैंसर कंसिडर करते हैं। तो ट्यूमर मे बी बिनाइन और मैलिग्नेंट, राइट, बट कैंसर इज ऑलवेज मैलिग्नेंट। तो ट्यूमर आपका बिनाइन भी हो सकता है एंड मैलिग्नेंट भी हो सकता है। बिनाइन वो कैंसर्स होते हैं जो कि स्प्रेड नहीं करते। कभी आपने देखा है कि आपके बहुत सारे मस्से निकल रहे हैं या तिल निकल रहे हैं, ठीक है, या आपको पिंपल आ गए या कोई गांठ बन गई, तो वो क्या है? वो एक बिनाइन ट्यूमर है। जी हाँ, आपके पास जो आपके मस्से और तिल हैं वो भी एक ट्यूमर है, लेकिन बिनाइन। मैलिग्नेंट ट्यूमर, अगर वही अल्सर या वही कोई सिस्ट या कोई गांठ फैल जाती है, बड़ी होने लगती है, ठीक है, और उसकी एबनॉर्मल ग्रोथ नहीं रुकती, वो हो जाएगा आपका मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे एनाटॉमी, उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमारा ईयर मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला जो कि आपका एक्सटर्नल ईयर है। तो एक्सटर्नल ईयर कौन सा होता है? ये है आपका पिन्ना, जो कि टीचर्स पकड़ के बच्चों का खींच लेते हैं, यानी कि कान, ठीक है, बाहर वाला। इसके अलावा आप कान के अंदर फिंगर डालते हो, है ना, ईचिंग होती है, तो जब आप फिंगर अंदर डालते हो ईचिंग के लिए, तो ये वाला एरिया क्या है? ये भी आपका एक्सटर्नल ईयर के अंडर में आता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल ईयर कैनाल या एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस, ठीक है। तो आपका पिन्ना से स्टार्ट होता है एक्सटर्नल ईयर और कहाँ पे एंड होता है? कान के पर्दे से पहले वाले एरिया तक ये एंड होता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा एक्सटर्नल ईयर कहाँ से स्टार्ट हुआ। एक्सटर्नल ईयर को हम लोग आउटर ईयर भी बोलते हैं। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ईयर पिन्ना से स्टार्ट हो रहा है, ये वाले एरिया से स्टार्ट हो रहा है, और कान के पर्दे से पहले तक का एरिया आपका आउटर या एक्सटर्नल ईयर होता है। अब आ जाते हैं मिडिल ईयर। तो सिंपल सी चीज है, जहां पर आपका एक्सटर्नल ईयर खत्म हुआ है वहीं से आपका मिडिल ईयर स्टार्ट हो जाएगा। तो मिडिल ईयर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? आपके ईयर ड्रम यानी कि कान के पर्दे से स्टार्ट हो रहा है। कान के अंदर आपकी 3 बोन्स होते हैं। कौन कौन सी 3 बोन? ये वाली बोन जो पहली वाली आपको दिख रही है दैट इज मैलस, ये वाली जो बोन आपको दिख रही है दैट इज इनकस, और ये जो लास्ट वाली बोन आपको दिख रही है दैट इज स्टेप्स। ओके, मैलस, इनकस एंड स्टेप्स। इसको याद करने के लिए आप मिस याद रखिएगा, MIS। बहुत सारे लोग बोन्स के सीक्वेंस में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मिस यानी मैलस, इनकस एंड स्टेप्स। ओके, ये आपका मिडिल ईयर बनाता है। कौन कौन सा पार्ट? आपका एक कान का पर्दा जिसको हम लोग ईयर ड्रम बोलते हैं, उसके अलावा 3 बोन जिसका नाम है मैलस, इनकस और स्टेप्स। इसके अलावा ये जो चारों चीजें जिस भी एरिया में सिचुएटेड है उस एरिया को हम लोग यूस्टाचिन ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। ये एक तरह का ट्यूब होता है, ओके, इस एरिया से निकला हुआ ये ट्यूब होता है, इसको हम लोग यूस्टाचिन ट्यूब बोलते हैं। ये यूस्टाचिन ट्यूब आपका नोज से डायरेक्टली अटैच होता है। ओके, लास्ट है आपका इनर ईयर। इनर ईयर आपका मेनली 3 पार्ट्स से मिलके बना है। एक ये इस तरह के आपको सेमी सर्कुलर एरिया दिख रहा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल। दूसरा आपको ये शेल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं कॉक्लिया। तीसरा आपको ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं वेस्टिब्यूल। एंड इससे लिंक्ड आपके नर्व्स होती हैं जो कि मैसेज को ट्रांसफर कराने में हेल्प करती हैं। कहाँ पे ट्रांसफर कराने में? ब्रेन के अंदर ट्रांसफर कराने में हेल्प करती हैं। तो सिंपली आपको सुनाई कैसे देता है? सबसे पहले क्या होता है कि आपको आपके अंदर साउंड वेव्स जाती हैं, जैसे कि अभी मैं आपसे बोल रही हूँ, बात कर रही हूँ, आप मेरी वीडियो सुन रहे हो, तो मेरी जो साउंड है वो आपके ईयर के अंदर एंटर कर रही है।
एंटर करने के बाद ये आपके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को वाइब्रेट करना स्टार्ट करती है। ये वाइब्रेशंस आपके तीनों बोन्स के अंदर जाते हैं। ये तीनों बोन भी हिलना यानी कि वाइब्रेट होना स्टार्ट होती हैं। वो वाइब्रेशंस अब आपके इनर ईयर में जब जाएगा तो वो मैसेज में कन्वर्ट हो जाएगा या इम्पल्सेस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? कॉकलिया, ठीक है। और कॉकलिया से अटैच होती है आपकी नर्व जो कि ब्रेन से कनेक्ट होती है, ठीक। तो जब वो मैसेज ब्रेन की ओर जाता है तो ब्रेन पलट के रिप्लाई करता है कि आपको किस तरह की आवाज़ सुनाई दे रही है, या किस पर्सन की या किसी एनिमल की या ह्यूमन बीइंग की या किसी भी ऑब्जेक्ट की आवाज़ सुनाई दे रही है। ऐसे आपका ईयर वर्क करता है। आई थिंक आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं मेन हमारे टॉपिक पे, दैट इज ईयर ट्यूमर, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कैंसर क्या है? एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ दी सेल्स, ओके। जब ग्रोथ रुकती ही नहीं है और एबनॉर्मली ग्रो होता रहते हैं सेल्स, उसको हम लोग कैंसर बोलते हैं। इसके अलावा कैंसर कहाँ का हम लोग पढ़ रहे हैं? ईयर के अंदर पढ़ रहे हैं। ईयर आपका 3 पार्ट में डिवाइड है, एक्सटर्नल या आउटर, मिडिल एंड इनर, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। ईयर कैंसर आप कब बोलोगे? जब ईयर के अंदर या ईयर के आसपास कोई एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाएगी सेल्स की, उसको आप ईयर कैंसर बोलोगे। नेक्स्ट है आपका टाइप्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वी आर हैविंग 2 टाइप्स, बिनाइन एंड मैलिग्नेंट। बिनाइन कौन से होते हैं? जैसे कि आपके मस्से वगैरह, वो बिनाइन ट्यूमर है, ओके, क्योंकि उन्होंने अपने आप को ग्रो नहीं किया है। मैलिग्नेंट ट्यूमर कौन होते हैं? जैसे कि वो सेल्स जो कि अपने आप को कंटिन्यूस ग्रो करते रहते हैं, इस तरह से कंटिन्यूस अपने आप को फैलाते रहते हैं और आसपास के एरिया में भी कैंसर फैला देते हैं, उनको हम लोग मैलिग्नेंट बोलते हैं, ठीक है। तो बिनाइन का अदर नेम क्या है? भाई ये क्या कर रहे हैं? ये अपने आप को फैला नहीं रहे हैं, तो ये नॉन कैंसरस है। लेकिन मैलिग्नेंट अपने आप को फैला रहे हैं, तो ये कैसे हैं? कैंसरस हैं। तो सिंपल सी चीज है, कौन सा इसमें से ज्यादा डेंजर है? आपका मैलिग्नेंट ट्यूमर। क्यों? क्योंकि वो स्प्रेड हो रहा है। कॉमनली कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलेगा? अल्टीमेटली कान का काम क्या है? आपके ईयर का वर्क क्या करता है? हियरिंग में हेल्प करता है, तो हियरिंग लॉस हो जाएगी। इसके अलावा देखा गया है रिसर्च के अकॉर्डिंग कि कॉमनली आपको बिनाइन ट्यूमर ज्यादा देखने को मिलते हैं ईयर के अंदर एज कंपेयर टू दी मैलिग्नेंट वन। आई थिंक इंट्रोडक्शन क्लियर हुआ होगा। डेफिनेशन देख लेते हैं कि कोई भी ट्यूमर जो कि एक एबनॉर्मल मास या ग्रोथ बनाता है, ठीक है, एबनॉर्मल सेल्स की, कहाँ पे हो रहा है? ईयर के अंदर हो रहा है। अब वो ईयर के किसी भी पार्ट में हो सकता है, चाहे एक्सटर्नल, मिडिल या इनर ईयर में हो सकता है, ठीक है। मोस्ट ईयर ट्यूमर आर बिनाइन और नॉट मैलिग्नेंट, बट सम ईयर ट्यूमर्स आर मैलिग्नेंट। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि मोस्ट ऑफ द केसेस बिनाइन के देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कुछ केसेस आपको मैलिग्नेंट के भी देखने को मिल सकते हैं। ये डेफिनेशन मैंने ब्रनर और सिद्धार्थ से ली है। नेक्स्ट देख लेते हैं टाइप्स। बता चुकी हूँ बिनाइन एंड मैलिग्नेंट, 2 ही टाइप के आपके पास ट्यूमर है। अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले बिनाइन ट्यूमर्स के बारे में। तो बिनाइन ट्यूमर्स कौन है? लाइक जो कि स्प्रेड नहीं हो रहे हैं, कोई एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है लेकिन वो रुक जा रही है, ठीक है। तो सबसे पहले है आपका एकॉस्टिक न्यूरोमास। तो द नेम इटसेल्फ टेलिंग द मीनिंग। न्यूरोमास मतलब क्या? न्यूरो मीन्स रिलेटेड टू नर्व, ठीक है। मास मीन्स एबनॉर्मल ग्रोथ, राइट। अगर आपको नोट्स में लिखना है तो आप लिख भी सकते हो। एकॉस्टिक क्या है? एकॉस्टिक एक नर्व है, इसको हम लोग वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व भी बोलते हैं। याद रखिएगा, एकॉस्टिक नर्व को हम लोग वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व भी बोलते हैं। वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व कौन सी है? जो कि आपके वेस्टिब्यूल से और आपके कॉक्लिया से निकली हुई है और सीधे जाकर के ब्रेन में अटैच हो गई है। अगर इस नर्व में कोई भी एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है तो हम लोग क्या कहेंगे? एकॉस्टिक न्यूरोमा हो गया, ठीक है। इसका अदर नेम क्या है? वेस्टिबुलो श्वानोमास, ठीक है, श्वानोमास, वेस्टिबुलो श्वानोमास। इसके अलावा सिंपल सी चीज है कि ये नर्व की एक ट्यूमर है, तो ये कहाँ मिलेगा? इसका लोकेशन कहाँ पे? वेस्टिबुलर नर्व पे मिलेगा और वेस्टिबुलर नर्व को क्या करेगा? अफेक्ट कर देगा। जब वेस्टिबुलर नर्व जो है वो अफेक्ट हो जाएगी तो सिंपल सी चीज है, आपका क्या प्रॉब्लम आएगी? हियरिंग में डिफिकल्टी या हियरिंग लॉस हो सकता है।
क्यों? क्योंकि आपकी वेस्टिबुलर नर्व क्या कर रही है, आपके ब्रेन से अटैच है। आई थिंक आपको ये वाला क्लियर हुआ होगा। सेकंड देख लेते हैं, एडिनोमास। तो एडिनोमास क्या है? ये एक तरह का, मास मींस एबनॉर्मल ग्रोथ, ओके। तो ये भी एक तरह की एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ दी सेल्स है। मेनली आपको ये कहाँ देखने को मिलेगी? मिडिल ईयर। मिडिल ईयर में कौन कौन से पार्ट्स हैं आपके? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ईयर ऑसिकल्स हैं। ईयर ऑसिकल्स कौन होते हैं? ईयर ऑसिकल्स वो होते हैं जब हम तीनों बोन्स को एक साथ कंबाइन करके बात करते हैं। कौन कौन सी तीन बोन? मैलस, इनकस और स्टेप्स। जब हम इन तीनों बोन की एक साथ बात करेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे? ईयर ऑसिकल्स में प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। तो ईयर में आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यानी कान का पर्दा है, तीन बोन्स हैं जिसको हम लोग ने ईयर ऑसिकल्स बोल दिया, और एक स्पेस और ट्यूब है जिसको हम लोग यूस्टाचिन ट्यूब बोल रहे थे। यहाँ पर कहीं पर भी एबनॉर्मल ग्रोथ होगी, दैट विल कंसिडर्ड एज द मिडिल ईयर ट्यूमर, ठीक है। तो ये किस टाइप के हैं? नॉन कैंसरस है। क्यों? क्योंकि ये स्प्रेड नहीं होंगे। नेक्स्ट है आपका कोलेस्टियोटोमास, ठीक है। कोलेस्टियोटोमास ये एक तरह के बहुत कह सकते हो कि छोटे छोटे से अल्सर्स आप कह सकते हो, ठीक है। छोटे छोटे से अल्सर्स आप कह सकते हो। इस तरह के आपको छोटे छोटे से ट्यूमर देखने को मिलेंगे। कहाँ पे देखने को मिलेंगे? आपके ईयर ड्रम के अंदर देखने को मिलेंगे, यानी कि आपके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। ईयर ड्रम आपके कहाँ सिचुएटेड है? मिडिल ईयर में सिचुएटेड है। किस टाइप के ट्यूमर है ये? बिनाइन ट्यूमर है, क्योंकि स्प्रेड नहीं हो रहे हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या कर सकते हैं? हियरिंग लॉस कर सकते हैं, भले ही ये बिनाइन ट्यूमर है। क्यों? क्योंकि ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को वाइब्रेट नहीं होने देंगे और साउंड को आगे नहीं ट्रांसफर कराने देंगे सही से। नेक्स्ट है आपका लोमस टिम्पैनिकम पैरा गैंग्लियोना, ठीक है। लोमस मीन्स होता है ग्रुप या क्लस्टर, ओके। टिम्पैनोकम मीन्स होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की नर्व। हर चीज के पास नर्व होती है कनेक्शन को बनाने के लिए, ब्रेन से कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। टिम्पैनोकम मतलब नर्व। पैरागैंग्लियोमा मीन्स एबनॉर्मल ग्रोथ। तो एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है, छोटे छोटे क्लस्टर्स ऑफ दी सेल्स की, ग्रुप ऑफ सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है। और ये एबनॉर्मल ग्रोथ आपको कहाँ देखने को मिल रही है? टिम्पैनिक नर्व के अंदर देखने को मिल रही है। टिम्पैनिक नर्व का काम क्या है कि आपके मिडिल ईयर के जो साउंड्स आ रही हैं उसको सेंस करके उसका सेंसेशन आगे भेजना, इनर ईयर में भेजना, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेशन क्या आ सकते हैं? हियरिंग लॉस हो सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कीलॉइड्स। कीलॉइड्स एक तरह के ट्यूमर है जो कि आपको आउटर ईयर में ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो आउटर ईयर में कहाँ पे देखने को मिलेंगे? जहाँ पे हम लोग कान में होल करवाते हैं ईयरिंग पहनने के लिए, कान छिदवाते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं पियर्सिंग ऑफ द ईयर पिन्ना, ओके। तो ये दो तरह से हो सकता है। जब आप पियर्सिंग करवा रहे हो, कान में होल करवा रहे हो, ठीक है, तब ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम कह सकते हैं कि फीमेल्स में ये प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिल सकती है, क्योंकि पियर्सिंग मोस्ट ऑफ फीमेल्स करवाती हैं। इसके अलावा ये एक तरह का बिनाइन ट्यूमर है जो कि कहाँ से स्टार्ट होता है? छोटे से स्कार से स्टार्ट होता है, आगे चल के ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, लेकिन इसकी ग्रोथ रुक जाती है, इसलिए हम इसे बिनाइन ट्यूमर कहेंगे। नेक्स्ट आपका आ जाता है ऑस्टियोमास। देखिए वर्ड क्या बता रहा है, अगर इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं तो मास मीन्स होता है एबनॉर्मल ग्रोथ, ठीक है, और ऑस्टियो मीन्स होता है रिलेटेड टू बोन, ठीक है। ऑस्टियो मीन्स बोन। तो वो ट्यूमर जो कि डायरेक्ट बोन से ओरिजिनेट हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे ऑस्टियोमास, ठीक है। कहाँ पे मेनली देखने को मिलेगा? ईयर के आउटर एरिया में देखने को मिलेगा या एक्सटर्नल ईयर में देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ईयर के आसपास बोनी स्ट्रक्चर ज्यादा है एज कंपेयर टू दी इनसाइड, ठीक है। इसको हम लोग बिनाइन ट्यूमर बोलेंगे। क्यों? क्योंकि स्प्रेड नहीं हो रहा है, एक मास या एबनॉर्मल गांठ बना रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं सीबेसिशियस सिस्ट। तो सीबेसिशियस सिस्ट कहाँ पे बनेगा? इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हमारी पूरी बॉडी में सीबेसिशियस ग्लैंड्स होती हैं। सीबेसिशियस ग्लैंड का क्या फंक्शन है?
ऑयल सिक्रीट करना। तो आप में से बहुत सारे लोग बोलते होंगे कि मेरी स्किन ऑयली है, मेरी स्किन ड्राई है। तो ऑयली स्किन क्यों बन रही है? क्योंकि आपकी जो सीबेसियस ग्लैंड है वो ऑयल प्रोड्यूस कर रही है, वो आपकी स्किन से बाहर आ रहा है, ठीक है। जिसकी सीबेसियस ग्लैंड ज्यादा ऑयल सिक्रीट करती है उसकी स्किन ऑयली होती है, जिसकी ग्लैंड कम सिक्रीट करती है उसकी स्किन ड्राई होती है। तो अगर ये जो ट्यूमर है वो आपके इस एरिया से यानी कि सीबेसियस ग्लैंड के पास से ओरिजिनेट हो रहा है तो वो आपका सीबेसियस सिस्ट या सीबेसियस सिस्ट ट्यूमर एज अ कंसिडर किया जाएगा। तो इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, एपिडर्मल इंक्लूजन सिस्ट। सिंपल सी चीज है, आपकी सीबेसियस ग्लैंड कहाँ देखने को मिलती हैं? एपिडर्मिस में। एपिडर्मिस कहाँ होती है? स्किन की पहली लेयर है आपकी एपिडर्मिस, है ना। हम सभी जानते हैं कि हमारी जो स्किन है उसके पास टोटल 3 लेयर है। सबसे ऊपर वाली एपिडर्मिस, बीच वाली डर्मिस एंड लास्ट वाली हाइपोडर्मिस, ठीक है। तो एपिडर्मिस के पास होती है आपके सीबेसियस ग्लैंड, वहां पे कैंसर ओरिजिनेट हो रहा है, सॉरी ट्यूमर ओरिजिनेट हो रहा है, इसलिए हमने उसे एपिडर्मल इंक्लूजन सिस्ट बोल दिया है। लोकेशन देख लीजिए, हम लोग ईयर की ही बात करेंगे क्योंकि हम ईयर कैंसर पढ़ रहे हैं। तो ईयर के एक्सटर्नल ईयर में ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा ईयर कैनाल में देखने को मिल सकता है और ईयर के पीछे यानी कि बिहाइंड द ईयर लोब देखने को मिल सकता है। भाई ईयर कैनाल भी तो आपके एक्सटर्नल ईयर के अंदर ही आ रही है ना, तो उसमें भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट, आई थिंक आपको बिनाइन सारे क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मैलिग्नेंट ईयर ट्यूमर्स। तो सबसे पहला आपका आ जाता है बेसल सेल कार्सिनोमा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये बेसल सेल कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं। इस डायग्राम में देखो, बेसल सेल आपके एपिडर्मिस के सबसे नीचे वाली जो सतह है। भैया बेसल सेल का नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि वो बेसमेंट बना रहे हैं। किसका बेसमेंट? एपिडर्मिस का बेसमेंट बना रहे हैं, ठीक है, बेस बना रहे हैं एपिडर्मिस का। तो अगर इन सेल्स में कोई भी ओवर ग्रोथ हो जाती है तो हम लोग क्या बोलेंगे? बेसल सेल कार्सिनोमा हो गया है। अगर ईयर की बात करोगे तो ये आपको टेम्पोरल बोन के पास या एक्सटर्नल ईयर के पास ज्यादा देखने को मिलेगा। किस टाइप का ये ट्यूमर है? आपका मैलिग्नेंट ट्यूमर है क्योंकि ये स्प्रेड हो रहा है आसपास के एरिया में। सबसे पहला साइन क्या है कि आपको सिर्फ एक छोटा सा बम्प, यहाँ पे बम्प लिख लेना, बम्प देखने को मिलेगा, छोटा सा अल्सर देखने को मिलेगा जो कि पर्ली व्हाइट कलर का होगा यानी मोती के कलर का होगा, ओके। तो इसकी अकरेंस बहुत ज़्यादा स्लो है, भले ही ये बिनाइन ट्यूमर है, भले ही ये स्प्रेड होने वाला ट्यूमर है, लेकिन इसकी जो ग्रोथ फैक्टर है, जो ग्रोथ इसके मतलब एबिलिटी है वो स्लो है, डिक्रीज्ड है। यहाँ पे देख लीजिए बेसल सेल्स, ये है आपके बेसल सेल्स। नेक्स्ट आ जाओ मेलिनोमा। तो मेलिनोमा वर्ड से ही पता चल रहा है कि वो सेल्स जो कि मिलानिन बनाने का काम कर रहे होंगे। अब भाई ये मिलानिन क्या है? मिलानिन एक तरह का केमिकल होता है, हम सभी जानते हैं, जो कि हमारे कलर को दर्शाता है। अगर हम लोग बहुत ज़्यादा गोरे हैं तो हमारे अंदर मिलानिन की कमी है, यानी कि मिलानिन हमारे अंदर कम बन रहा है। अगर हमारा कलर ज़्यादा डार्क है तो इसका मतलब हमारे अंदर मिलानिन ज़्यादा बन रहा है। तो मिलानिन बनाने वाला जो सेल है या सेल्स हैं उनके अंदर अगर एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है तो हम लोग क्या कहेंगे? उन्हें मेलिनोमा कहेंगे, ओके। तो ये ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, टोटल देखा जाए तो 15.5% ही देखने को मिलेगा। 1% ईयर के अंदर देखने को मिलेगा और 14.5% ये हेड और नेक में देखने को मिलेगा और हेड और नेक से ये ईयर के अंदर चला जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कंडीशन रेयर है, बहुत कम ये देखने को मिल रहा है क्योंकि परसेंटेज ही कम है। देखो सिर्फ 15% देखने को मिल रहा है ये वाला, तो ये रेयर है। बट ये सीवियर भी है। सीवियर क्यों है? क्योंकि ये हेड और नेक को अफेक्ट कर रहा है। हेड में जाएगा, अगर ये हेड में जाएगा तो ये आपके ब्रेन के अंदर भी जा सकता है और नेक में जाएगा तो ये आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी जा सकता है। नेचर कैसा है? बहुत एग्रेसिव है, बहुत तेजी से फैलने वाला है और ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है। नेक्स्ट आ जाते हैं स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। तो हम सभी जानते हैं कि स्क्वेमस सेल हमारी होल बॉडी में देखने को मिलते हैं। किस तरह के सेल होते हैं? ये फ्लैट सेल्स होते हैं, ठीक है। फ्लैट सेल्स क्यों होते हैं? क्योंकि
इनका काम क्या है कि ये चीज़ों को ट्रांसफ़र कराने में हेल्प करते हैं। तो ईयर के अंदर साउंड अच्छे से चले जाए, ठीक है, या ट्रांसफ़र हो जाए, तो उसके अंदर भी आपको स्क्वैमस सेल देखने को मिलेंगे। तो कहाँ पे देखने को मिलेंगे? मिडिल ईयर में और इनर ईयर में। अगर मिडिल ईयर और इनर ईयर के स्क्वैमस सेल में कैंसर बन गया, दैट इज नोन एज स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। कंडीशन इसकी बहुत ज़्यादा सीवियर है क्योंकि ये डीप टिश्यू में स्प्रेड हो जाता है। भाई डीप टिश्यू में जाहिर सी बात है स्प्रेड हो जाएगा क्योंकि फ्लैट सेल्स है ना, देखो ये फ्लैट सेल्स हैं, तो इसमें से आसानी से नीचे की ओर, नीचे के सेल्स में कैंसर आसानी से फैल जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी सरफेस कैसी है? फ्लैट है। किस टाइप का ट्यूमर है ये? मैलिग्नेंट ट्यूमर है और ये एग्रेसिव है और मिडिल ईयर में हो रहा है और इनर ईयर में हो रहा है, तो जाहिर सी बात है हियरिंग लॉस कर देगा। नेक्स्ट देख लेते हैं सेरेब्रस एडिनोमा, ठीक है, सेरेब्रस एडिनोमा। तो सेरेब्रस हम सभी जानते हैं कि सेरेब्रस क्या है? ये एक तरह की ग्लैंड है। कौन सी ग्लैंड? जो कि आपके ईयर वैक्स को प्रोड्यूस करती है। सेरेब्रस ग्लैंड क्या कर रही है? ईयर वैक्स को प्रोड्यूस कर रही है। ईयर वैक्स का काम क्या है? हिंदी में आप उसे कान का मैल बोलते हो, ठीक है। मेनली वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे ईयर्स के लिए। क्यों? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो एयर हमारे अंदर जा रही है उसमें बहुत सारे जर्म्स हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो ये वैक्स क्या करता है? उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने का काम करता है, ठीक। अगर ये वैक्स बनाने वाली ग्लैंड के अंदर ट्यूमर बन जाता है या सेल्स की ओवर ग्रोथ हो जाती है, दैट विल कंसिडर्ड एज दी सेरेब्रस एडिनोकार्सिनोमा, ठीक है, या एडिनोमा। तो एडिनोमा का मतलब ही यही होता है कि एबनॉर्मल ग्रोथ। कंडीशन इसकी लेस सीवियर है क्योंकि ये बहुत कम परसेंटेज में देखने को मिलता है, और लेस सीवियर इसलिए भी है क्योंकि इसकी ग्रोथ जो है ना वो बहुत स्लो होती है, ठीक। साथ ही साथ ये आपको कहाँ पे, मतलब किस एरिया को अफेक्ट करेगा? आपके एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल को अफेक्ट करेगा। रीजन क्या है? रीजन ये है कि आपकी ये जो सेरेब्रस ग्लैंड है वो आपके इस एरिया में देखने को मिल रही है। तो जाहिर सी बात है जब इस एरिया में आपके सेरेब्रस ग्लैंड में कैंसर फैलेगा तो सबसे पहले आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी यानी कि ये वाला एरिया अफेक्टेड होगा। नेक्स्ट है आपका रेब्डोमायोसार्कोमा। मायो मीन्स होता है मिडिल, इसके अलावा मायो मीन्स होता है मसल, सार्कोमा मीन्स होता है एबनॉर्मल ग्रोथ, ठीक है। तो एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है मसल्स में। कौन सी मसल्स में? आपकी नेक की मसल्स में और आपके हेड के आसपास, ठीक है। तो ये कैंसर कैसा है? ये ऐसा कैंसर है कि पहले ये आपको हेड और नेक में देखने को मिलेगा, उसके बाद ये आपके ईयर में ट्रांसफर हो जाएगा। क्यों ईयर में ट्रांसफर हो रहा है? क्योंकि ये किस टाइप का कैंसर है? ये आपका मैलिग्नेंट कैंसर है। सो इसका नेचर कैसा है? ये आपके मस्कुलर टिश्यूज को अफेक्ट करता है। बच्चों में ज्यादा देखने को मिलता है, बाकी कंडीशन इसकी रेयर है। अगर देखा गया है, केसेस देखे गए हैं, तो चिल्ड्रंस में ज्यादा केसेस देखे गए हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि बच्चों में हर एक चीज छोटी होती है। फॉर एग्जाम्पल देखो, बच्चों का जो नेक है और ईयर का जो एरिया है, मतलब वो पास पास है क्योंकि वो एरिया छोटा है और पास ही पास है, ठीक। तो अगर नेक में कुछ हो रहा है या हेड के आसपास कोई कैंसर हो रहा है तो वो आपके मिडिल ईयर में आराम से जा सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका टीएनएम क्लासिफिकेशन। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर सारे क्लियर हो गए, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका टीएनएम क्लासिफिकेशन। तो टीएनएम क्लासिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि टीएनएम का फुल फॉर्म क्या है। टी फॉर ट्यूमर, एन फॉर नोड एंड एम फॉर मेटास्टेसिस, ठीक है। ट्यूमर का मतलब क्या है? ये जो नॉर्मल ट्यूमर हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं भैया, ठीक है, वही है ट्यूमर। एन फॉर नोड, नोड क्या होते हैं? ये है आपके लिम्फ नोड, समझ में आ रहा है। एंड एम फॉर मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस मीन्स होता है फैल जाना। तो इसमें बताया गया है कि ट्यूमर जो है वो लिम्फ नोड में गया है या मेटास्टेसिस, वहां से मेटास्टेसिस या फैल गया है, तो इसके बारे में हम डिटेल देखेंगे। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन में आपका आता है T0। जीरो को मतलब होता है नल, ठीक है। तो T0 का मतलब क्या होगा कि ट्यूमर अभी मिला ही नहीं है, ओके। T1, अगर T1 लिख के आ रहा है इसका मतलब ट्यूमर मिल तो गया है,
लेकिन वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में है, अब स्प्रेड नहीं हुआ है। नेक्स्ट आता है आपका T2। T2 का मतलब क्या है भाई? T1 का मतलब वो स्प्रेड नहीं हुआ है, तो T2 का मतलब वो आसपास के एरिया में, सॉरी आसपास के टिश्यूज में स्प्रेड हो गया। ये है आपका T2। देखो T1 में क्या हुआ था कि छोटी से एरिया में था, T2 में क्या हुआ कि वो आसपास के टिश्यूज को भी उसने कवर अप कर लिया। अब T2 का A का क्या मतलब है कि कवर तो कर लिया, लेकिन कितने एरिया में फैल गया, कितने बड़े एरिया में फैला? तो इसमें हम लोग डायमीटर देखेंगे, लेस देन या 5 सेंटीमीटर के एरिया में ये फैल चुका है, ठीक है, या तो 5 से कम या तो 5 सेंटीमीटर तक ये फैल चुका है। T2 का B, T2 का B का मतलब क्या है? सिंपल सी चीज है, मोर देन 5 सेंटीमीटर ये स्प्रेड हो चुका है। नेक्स्ट है आपका N0। तो N0 का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया, नल होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि अभी आपका जो ट्यूमर है वो आपके लिम्फ नोड में नहीं गया है। तो लिम्फ नोड का काम क्या है? हम सभी जानते हैं कि हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है। कोई भी चीज अगर आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने की जगह पे ही फैल जाए तो आपका इम्यून सिस्टम कैसा हो जाएगा? सप्रेस हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा। और एक बार आपका इम्यून सिस्टम सप्रेस या डिक्रीज हो गया तो प्रॉब्लम क्या आएगी? बीमारी बढ़ती चली जाएगी, बीमारी से लड़ने की ताकत कम होती चली जाएगी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे लिम्फ नोड में कैंसर नहीं फैला है। N1 का मतलब क्या है कि कैंसर लिम्फ नोड तक चला गया। ओ माय गॉड, अब तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है। M0 का मतलब क्या है? यानी मेटास्टेसिस नहीं हुआ, कैंसर अभी पूरी बॉडी में नहीं फैला है या आसपास के ऑर्गन्स में नहीं फैला है। M1 का क्या मतलब है कि आपका कैंसर जो है वो आपके आसपास के ऑर्गन में या पूरी बॉडी में स्प्रेड हो चुका है। तो कैंसर कैसे स्प्रेड हो रहा है वो हम लोग पैथोफिजियोलॉजी में देखने वाले हैं। आई थिंक आपको TNM क्लासिफिकेशन क्लियर हुआ होगा, ट्यूमर, नोड एंड मेटास्टेसिस। तो पैथोफिजियोलॉजी देखने से पहले हम देखेंगे सबसे पहले रिस्क फैक्टर्स। तो रिस्क फैक्टर्स में देखो, क्रोनिक ईयर इन्फेक्शन की वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है, राइट? क्रोनिक ईयर इन्फेक्शन की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। भाई ईयर में इन्फेक्शन हुआ, अच्छा क्यों आएगी प्रॉब्लम? देखो आपकी चोट तो लगी होगी, मान लो ये आपका हाथ है, ठीक है, ये आपका हैंड है, आपके हाथ पे यहाँ पे इंजरी हो गई। तो इंजरी हो तो जाती है तो रिकवरी भी तो हो जाती है ना। हम सभी जानते हैं कि भाई इंजरी हो गई तो यहाँ पे रिकवरी भी हो जाएगी, इस तरह से आपके नए सेल्स बन जाएंगे, है ना। तो जितनी बड़ी इंजरी हुई है तो उतना ही तो सेल्स बनने चाहिए ना। जितने सेल्स डैमेज हुए हैं तो उतने ही तो सेल्स बनने चाहिए, ठीक। तो उतने ही सेल्स बनने चाहिए, इसके लिए एक प्रोसेस काम करता है, दैट इज नोन एज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रोसेस, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रोसेस का मतलब क्या है? कॉन्टैक्ट, किसका कॉन्टैक्ट? एक सेल का कॉन्टैक्ट दूसरे सेल से। इनहिबिशन मतलब रोक देना, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रोसेस क्या है? ये एक तरह का प्रोसेस है जो कि एक सेल से दूसरे सेल के कनेक्शन को रोक देता है। तो जब आपके इंजरी साइट में सफिशिएंट सेल्स बन जाते हैं तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रोसेस एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होने की वजह से क्या होता है कि अगला सेल नहीं बनता, कॉन्टैक्ट इनहिबिट हो जाता है, कॉन्टैक्ट टूट जाता है, सेल टू सेल का कॉन्टैक्ट टूट जाता है और अगला सेल नहीं बनता। मान लो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रोसेस में कोई भी प्रॉब्लम हो गई तो क्या होगा भाई? कॉन्टैक्ट ही नहीं टूटेगा सेल्स का और नेक्स्ट सेल बनते रहेंगे बनते रहेंगे बनते रहेंगे और सेल्स की क्या हो जाएगी? ओवर ग्रोथ हो जाएगी, एबनॉर्मल सेल्स ऑफ द कैंसर बन जाएंगे, एबनॉर्मल सेल्स बन जाएंगे। तो कैंसर की डेफिनेशन क्या बताती है? कैंसर की डेफिनेशन यही बताती है, कैंसर इज व्हाट? एबनॉर्मल सेल्स ऑफ द एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल्स हो रहा है और यहाँ पे कैंसर बन रहा है, ठीक। तो क्रोनिक ईयर इन्फेक्शन अगर हुआ, इम्यूनिटी अगर आपकी कम है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रोसेस अगर आपका स्लो है या डिक्रीज हो गया है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ होती चली जाएगी। इसके अलावा ईयर पियर्सिंग, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो कीलॉइड्स होते हैं वो आपके ईयर पियर्सिंग की वजह से बनते हैं। नेक्स्ट है आपका फैमिली हिस्ट्री। तो हम सभी जानते हैं कि हमारी पूरी बॉडी में जीन होते हैं, जीन हमारे आते हैं हमारे पेरेंट्स से, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपके पेरेंट्स के अंदर जो कैंसर सेल्स को रोकने वाला जीन है वो स्लो है
या डिक्रीज है, या हो सकता है कि वो काम ही नहीं कर रहा है, तो क्या आपके फादर या मदर को कैंसर नहीं होगा? वही जीन आपके अंदर भी आए हैं। तो अगर फादर और मदर के जीन कैंसर सेल्स को रोकने के लिए स्लो हैं या कैपेबल नहीं है, तो वही जीन आपके अंदर आए हैं, तो आपको भी कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है आपका प्रायर रेडिएशन एक्सपोजर। हम सभी जानते हैं कि रेडिएशन, चाहे वो आपके सनलाइट की हो, चाहे वो आपके कोई और रेडिएशन हो, चाहे वो आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हो और आप एक्सरे डिपार्टमेंट में हैं, तो क्या होगा, कंटिन्यूअस 6 घंटे तक आपको रेडिएशन वेव्स मिलती रहेंगी। तो यूवी रेज हो चाहे रेडिएशन की रेज हो, अगर वो कंटिन्यूस आपके स्किन पे पड़ती रहेंगी तो आपके जीन को डिस्टर्ब कर सकती हैं। जीन को डिस्टर्ब कर देंगी तो वो आपके कैंसर को रोक नहीं पाएगा और कहीं ना कहीं एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल्स के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके अलावा अल्कोहल, टोबैको, स्मोकिंग, ये 3 चीज़ें जो आपकी है ना, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। क्यों? क्योंकि जो लोग टोबैको खाते हैं, ठीक है, तंबाकू खाते हैं, उनके साथ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इन सारी चीज़ों में कैंसरोजेंस होते हैं। अब कैंसरोजेंस इतनी आसानी से आपको कैंसर तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके माउथ में कोई कट लगा हुआ है, ठीक है, कहीं चोट लगी है माउथ के अंदर, अगर आप टोबैको खा रहे हो तो टोबैको क्या कर रहा है, डायरेक्ट आपके अंदर के सेल से कांटेक्ट कर ले रहा है। जहाँ पे कट लगा हुआ है वहाँ पे आपके डायरेक्ट अंदर के सेल से कांटेक्ट कर रहा है, ठीक है। उसी तरह से जब आप स्मोक करते हो तो जो उसका धुआं है, स्मोक है, वो भी आपके अंदर के सेल से कांटेक्ट करता है। और अल्कोहल में भी यही होता है कि आपका मुंह कटा हुआ है और आप अल्कोहल पिए जा रहे हो, तो उसके जो कैंसरोजेंस है वो आपके अंदर के सेल से डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहे हैं। जब डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहे हैं तो अंदर के जो सेल्स हैं उनको डैमेज कर रहे हैं, साथ ही साथ कैंसर बनाने में वो कैपेबल हो रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रीवियस हिस्ट्री, क्या पता आपको पिछले सालों में कहीं पर कैंसर हुआ हो और वो रिपीट हो गया हो। तो ये थे आपके सारे रिस्क फैक्टर्स। आई थिंक आपको रिस्क फैक्टर्स क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी आपके एटियोलॉजी या रिस्क फैक्टर्स हैं, उनकी वजह से क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं इटियोलॉजी की वजह से एबनॉर्मल सेल्स बने जा रहे हैं, ठीक है। अब ये एबनॉर्मल सेल्स रुकने चाहिए। क्यों रुकने चाहिए? क्योंकि आपका जीन काम करेगा। भाई आपको मस्सा आ जाता है तो क्या मस्सा बढ़ता चला जाता है? नहीं बढ़ता है ना, वो कहीं ना कहीं रुक जाता है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है। क्यों? क्योंकि आपका जो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रोसेस है वो उसको रोक देता है, या आपके अंदर के जो जीन है जो कैंसर्स को बनने नहीं देते हैं वो उसको रोक देते हैं। मान लो आपके जीन में डिस्टरबेंस आ गई हो या आपके कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रोसेस में कोई डिस्टरबेंस आ गई हो, तो उन सेल्स की ग्रोथ को नहीं रोका जा सकता है, तो एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ दी सेल्स हो जाएंगे। अब जब ये एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ दी सेल्स हो गए तो जाहिर सी बात है ये बढ़ते चले गए। अब इतना ज्यादा ऊंचे पहाड़ की तरह ये बढ़ते चले जाएंगे तो नीचे वाली जो आपकी कैंसर की सेल्स की जो लेयर है वो टूट जाएगी। भैया आप कुछ एक के ऊपर एक कोई चीज रखते चले जाओगे तो कभी ना कभी वो गिर जाएगी, ठीक है। जब गिर जाएगी तो वो चीज फैल जाएगी। तो कैंसर सेल्स के साथ भी यही होता है कि कैंसर सेल्स बढ़ते चले जाते हैं, फिर वो टूट के आपके डायरेक्ट ब्लड सप्लाई में चले जाते हैं। अब ये ब्लड सप्लाई में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई है, ठीक है। कहीं पर भी कैंसर सेल्स हैं उनके पास आपको ब्लड सप्लाई देखने को मिलेगी। जब वो कैंसर सेल्स टूटेंगे तो ब्लड सप्लाई में चले जाएंगे। जब वो ब्लड सप्लाई में चले जाएंगे तो ब्लड हमारा पूरी बॉडी में घूमता है, तो वो ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में कहीं पर भी चले जाएंगे और दूसरी जगह कैंसर कर देंगे। इस तरह से आपका जो कैंसर है वो मेटास्टेसिस यानी स्प्रेड हो जाएगा। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स कि अब कैंसर फैल गया तो उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या आएंगे। सिंपल सी चीज है, ईयर से अगर आप स्टार्ट करोगे तो आपको डिजीनेस, ठीक है, चक्कर आना स्टार्ट हो जाएगा। आपको बैलेंस में प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि आपके ईयर का काम क्या है, बैलेंसिंग में हेल्प करना, ठीक है, हियरिंग में हेल्प करना। तो दोनों चीजें आपकी डिस्टर्ब हो जाएंगी। इसके अलावा ब्लीडिंग भी आ सकती है या पस भी आ सकता है। क्यों ब्लीडिंग और पस आएगा? पहली चीज तो आपके कैंसर सेल्स अपने आप को जल्दी जल्दी बढ़ाने के लिए आपके नॉर्मल सेल्स की ब्लड सप्लाई चूस लेते हैं और उसका न्यूट्रिशन खा जाते हैं, तो आपके नॉर्मल सेल्स की डेथ होने लगती है। जब डेथ होने लगती है तो अंदर पस बनने लगता है। इस तरह से ईयर से आपको पस देखने को मिलेगा। दूसरी चीज,
ब्लीडिंग क्यों देखने को मिलेगी? क्योंकि आपके कैंसर सेल्स आपके ब्लड सप्लाई को दबाते हैं और दबाते दबाते उसको इतना दबाते हैं कि वो ब्लड की जो वेसल्स होती हैं वो फट जाती हैं, या कैपिलरीज होती हैं वो फट जाती हैं। फटने की वजह से पस के साथ ब्लड भी देखने को मिल जाता है। ठीक है भाई, जब इतनी प्रॉब्लम है ईयर के अंदर तो ईयर पेन ऑब्वियसली होगा ही होगा। हेडेक होगा क्योंकि ईयर और हेड में ज़्यादा कोई डिस्टेंस नहीं है। हेयरिंग लॉस, कंप्लीटली परमानेंट हेयरिंग लॉस हो सकती है। इसके अलावा नॉन हीलिंग वुंड हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपके लिम्फ नोड अफेक्टेड हैं। मैंने आपको क्या बताया, लिम्फ नोड आपके इम्यूनिटी बनाने में, आपको हील करने में हेल्प करते हैं। तो जब लिम्फ नोड में ही चला गया इन्फेक्शन या कैंसर सेल्स तो हीलिंग में प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा स्किन डिस्कलरेशन हो जाएगा। इस तरह से आपको ब्लू कलर का, या कहीं पे स्वेलिंग होगी तो उसका कलर चेंज हो जाता है, वो देखने को आपको मिलेगा। नए मोल्स मतलब नए इस तरह के आपको सिस्ट देखने को मिल सकते हैं, या इस तरह से फूला हुआ देखने को आपको मिल सकता है। लिम्फ नोड में स्वेलिंग आ जाएगी क्योंकि इन्फेक्शन चला गया है। ठीक है, टिनिटस होगा। टिनिटस क्या है? रिंगिंग सेंसेशन, ऐसा लगेगा कि कान में सीटी बज रही है। ठीक है, वीक मसल हो सकते हैं। कौन से मसल? फेस के मसल। क्यों? क्योंकि ईयर के से होते हुए आपके फेस में आपके नर्व्स जाती हैं, और वो नर्व्स अगर वीक हो जाएंगी तो मसल्स आपके वीक हो जाएंगे और ठीक से काम नहीं करेंगे। इतनी सारी प्रॉब्लम होगी तो हमें अब क्या करना पड़ेगा? डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है। पेशेंट से पूछना है कि भाई ऐसा तो नहीं कि आपकी फैमिली में ये कोई प्रॉब्लम हुई हो, या आप टोबैको तो नहीं खाते हो, स्मोकिंग तो नहीं करते हो, या आप अल्कोहल तो नहीं लेते हो, इससे पहले कहीं कैंसर तो नहीं हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको बार बार इन्फेक्शन तो नहीं होता है। तो हिस्ट्री कलेक्शन हम कैसे बना रहे हैं? जितने भी कॉजेज हमने लिखे हैं या रिस्क फैक्टर लिखे हैं वो सारी चीजें आपको पेशेंट से हिस्ट्री में पूछ लेनी है। नेक्स्ट है आपका फिजिकल एग्जामिनेशन। देखो, हिस्ट्री कलेक्शन हमेशा आपका कॉजेज से बनता है। जो भी कॉजेज है वो पेशेंट से पूछ लो, बन गया हिस्ट्री कलेक्शन। अब फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या करोगे? सबसे पहले वाइटल्स लेंगे। वाइटल्स क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें पेशेंट के जनरल कंडीशन को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो टेम्परेचर कैसा मिलेगा? टेम्परेचर इंक्रीज मिलेगा क्योंकि टिश्यू डैमेज हुए हैं, फीवर आ जाएगा। पल्स भी इंक्रीज मिलेगी क्योंकि बॉडी गर्म है तो अंदर का जो ब्लड फ्लो है वो बढ़ जाएगा। रेस्पिरेशन डिस्टर्ब मिल सकता है अगर थ्रोट में कैंसर फैल गया है तो, और बीपी भी डिस्टर्ब मिल सकता है अगर अदर एरिया में कैंसर फैल गया है तो। उसके अलावा हेड टू टो एग्जामिनेशन कर लोगे, हेड में हेडेक मिल जाएगा, मैंने सिम्टम में लिखवाया है। अगर फेस की बात करोगे तो फेस आपको डल, पेल, फेस में स्वेलिंग भी मिल सकती है, एंजाइटी मिल सकती है, कंफ्यूजन मिल सकता है। ईयर की बात करोगे तो ईयर में डिस्चार्ज हो सकता है, पस भी निकल सकता है, ब्लीडिंग भी निकल सकती है। बॉडी की बात करोगे तो बॉडी आपको हीटेड या गर्म मिलेगी। इस तरह से आप फिजिकल एग्जामिन कर लोगे। बाकी आपको वेट लॉस भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा ब्लड टेस्ट करा लो। ब्लड टेस्ट में आपको सब कुछ देखना है, HB, CBC, WBC इंक्रीज मिलेंगे, क्यों? इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है, ये सारी चीजें। और अगर कोई इन्फेक्शन की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी देखने को मिल सकता है, डिटेक्ट आप कर सकते हो। बायोप्सी जरूर ही कराना है। देखो, बायोप्सी क्या होता है कि देखो, अफेक्टेड सेल्स को हम लोग निकाल करके लैब में भेज देते हैं, जिससे पता चलता है कि कौन सा कैंसर है। ठीक है, या कैंसर सेल्स बने हैं कि नहीं बने। CT स्कैन, MRI करा लोगे। CT स्कैन क्यों कराओगे? ताकि कितने एरिया में कैंसर फैला है वो देखना है। MRI क्यों कराओगे? कितने डीप में कैंसर टिश्यूज फैल गए हैं वो देखना है। CT स्कैन सिर्फ आपको डायमीटर बताता है कि कितने दूर तक फैला है, लेकिन MRI आपको दोनों चीजें बताता है कि कितने दूर तक फैला है और कितने डीप फैला हुआ है कैंसर, वो दोनों आप देख लोगे। अगर मान लीजिए कान के पीछे वाली बोन में कैंसर हो गया है या कान के अंदर के आसपास की बोन में हो गया है तो आप एक्सरे करा लोगे। इसके अलावा टिम्पैनोमेट्री टेस्ट एक आता है, ये है आपका टिम्पैनोमीटर। ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है, इसमें से साउंड बाहर निकलती है और आपके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे जाकर के लड़ती है, तब आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट करती है। तो टिम्पैनोमीटर बताता है कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ठीक से वाइब्रेट कर रही है कि नहीं, या साउंड ठीक से अपने अंदर ले रही है कि नहीं। नेक्स्ट टेस्ट है आपका ऑडियोमेट्री। देखो, ऑडियोमेट्री एक बड़ा टेस्ट होता है, ये सारी चीजें देखता है। कौन कौन सी चीजें? आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ठीक से काम कर रही है कि नहीं, आपकी मैलिस, इनकस और स्टेप्स तीनों बोन्स ठीक से काम कर रही है कि नहीं, ये सारी चीजें देखता है। ठीक है,
तो कैसे देखता है? टिम्पैनो सॉरी, यहाँ पे ऑडियोमीटर होता है एक, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट। ऑडियोमीटर भी एक साउंड प्रोवाइड करता है। ये देखो, ये है आपका ऑडियोमीटर, हेडफोन की तरह है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? साउंड प्रोवाइड कर रहा है। अब ये साउंड को डिटेक्ट भी करता है। इससे आप वायर से एक ग्राफ अटैच होता है। ये ग्राफ बताता है कि आपकी हेयरिंग नॉर्मल चल रही है या डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे देख लो, अगर नॉर्मल चल रही होती इसकी तो ग्राफ ऐसे जाता, ठीक है। अब इसकी हेयरिंग डिक्रीज हो गई है तो ग्राफ ऐसे जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो इसमें पता चल रहा है कि कितना सीवियर हेयरिंग लॉस हुआ है। माइल्ड हेयरिंग लॉस है, मॉडरेट है, कि सीवियर है, कि परमानेंट हेयरिंग लॉस हो चुका है। ये सारी चीजें आपका ऑडियोमीटर बताता है। इसके अलावा ऑटोस्कोपी करा लोगे। स्कोपी मीन्स होता है विजुअलाइजेशन, ऑटो मीन्स होता है ईयर। कंप्लीट ईयर को आप विजुअलाइजेशन करोगे, दैट इज नोन एज ऑटोस्कोपी विद द हेल्प ऑफ द ऑटोस्कोप। नेक्स्ट देख लेंगे मेडिकल मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम कीमोथेरेपी चलाते हैं। कीमोथेरेपी में हम सिस्प्लैटिन नाम की ड्रग चलाएंगे, दैट इज योर इंजेक्शन। इसका काम क्या है कि ये डिक्रीज करती है सेल्स के ग्रोथ की। कौन से सेल्स? आपके एबनॉर्मल सेल्स के ग्रोथ को ये डिक्रीज करती है। फिर हम लोग करेंगे रेडियोथेरेपी। भाई रेडियोथेरेपी का काम क्या है? रेडिएशन प्रोवाइड करना। रेडिएशन का काम क्या है? ट्यूमर सेल्स को जला देना, ठीक है, ट्यूमर सेल्स को श्रिंक कर देना और डिस्ट्रॉय कर देना। तो हमारे पास यहाँ पे 3 तरह की रेडियोथेरेपीज हैं, EBRT, IMRT एंड ब्रैकीथेरेपी, ठीक है। EBRT मीन्स एक्सटर्नल बीन रेडिएशन थेरेपी। ये देखो, ये है एक्सटर्नल बीन रेडिएशन थेरेपी। ये हम तब कराते हैं जब आपको ट्यूमर बाहर की ओर है और बड़ा ट्यूमर है, तब हम एक्सटर्नल बीन रेडिएशन थेरेपी कराते हैं। भाई एक्सटर्नल है, एरिया में ट्यूमर है, तो हम एक्सटर्नल बीन रेडिएशन थेरेपी कराएंगे। हाई डोज देता है ये रेडिएशन का। इसका काम क्या है कि ट्यूमर को श्रिंक कर देगा और उनको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देगा। कब तक हम देंगे? 2 से 10 वीक तक हम ये थेरेपी दे सकते हैं। इसके अलावा ब्रैकीथेरेपी देख लो, ठीक है। तो ब्रैकीथेरेपी हम तब कराते हैं जब हमें पर्टिकुलर एरिया में लोकलाइज ट्यूमर को डैमेज करना होता है, ठीक है। तो हम माइल्ड साइज के ट्यूमर को, सॉरी मॉडरेट साइज के ट्यूमर को इसमें डैमेज करते हैं। नेक्स्ट है आपका IMRT, दैट इज इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडियोथेरेपी। इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडियोथेरेपी किसी बारीक जगह पे अगर ट्यूमर सेल्स बन गए हैं और वो आसपास के एरिया में स्प्रेड नहीं हुए हैं, तभी हम ये थेरेपी लेंगे। जैसे कि इनर ईयर में, जैसे कि आपके मिडिल ईयर में अगर ट्यूमर फैल गया है, मतलब ट्यूमर है, ठीक है, तब हम ये वाली थेरेपी यूज करेंगे। क्यों हम उस टाइम पे ये थेरेपी यूज कर रहे हैं? क्योंकि ये अपने आप को मॉड्यूलेटेड कर देती है, मतलब ये अपने आप का शेप चेंज कर देती है। मान लो एग्जाम्पल देख लो, ईयर के अंदर वाले इस एरिया में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में ट्यूमर सेल्स बन गए, ठीक है। तो ये जो थेरेपी है, ये जब अपने आपके ईयर के अंदर जाएगी तो ये सिर्फ आपके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पर ही फोकस करेगी, आपके हेल्दी टिश्यूज को ये किल नहीं करेगी, ठीक है। तो ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के सिर्फ उसी एरिया को फोकस करेगी जहाँ पे आपका कैंसर सेल्स हैं। तो ये अपने आप को क्या कर लेती है? एक शेप में कन्वर्ट कर लेती है। यहाँ पे देखो लिखा होगा कि ये क्लोजली फिट हो जाती है कैंसर सेल्स के एरिया में, ये आसपास के एरिया को डैमेज नहीं करती। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा तीनों रेडियोथेरेपीज। इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। लास्ट है हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट। लेटरल टेम्पोरल बोन रिसेक्शन सर्जरी हम करेंगे। इसका काम क्या है कि इसमें हम रिमूव करते हैं कौन कौन से एरिया के पार्ट को? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को रिमूव करेंगे, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, यहाँ पे आप जहाँ पे फिंगर डाल के ईचिंग करते हो उस एरिया को रिमूव करेंगे, और आपकी स्टार्टिंग की 2 बोन्स को रिमूव करेंगे, अंदर वाली स्टेपेस को रिमूव नहीं करेंगे। नेक्स्ट है आपके स्लीव रिसेक्शन सर्जरी। स्लीव कैसा होता है? स्लीव मतलब आस्तीन, ठीक है। तो हम लोग की जो शोल्डर से लेकर के आपके हाथ की कलाई तक की वो स्लीव है। तो ईयर की स्लीव कहाँ पे देखने को मिल रही है? ये आपका ईयर है ना, इसकी स्लीव कहाँ पे देखने को मिल रही है? ये वाला एरिया। तो ये वाले एरिया को जब हम कट करते हैं और हटाते हैं और इसके आसपास के बोन को
और स्किन को जब हम कट करते हैं, साथ ही साथ ईयर ड्रम को भी हम जब ले लेते हैं, कट कर देते हैं, रिमूव करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्लीव रिकंस्ट्रक्शन रिसेक्शन सर्जरी। इसके अलावा जब हम लोग इसको कट करके हटा देंगे तो हम लोग नया रिकंस्ट्रक्शन भी इस सर्जरी में करेंगे। मतलब नया आप ईयर ड्रम बनाओगे, नया आप ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल बनाओगे, न्यू बोन्स बना करके फिट करोगे कान के अंदर। नेक्स्ट आपकी सर्जरी है मैस्टियोडेक्टमी। ठीक है, तो मैस्टॉइड जो एरिया है वो आपके कान के पीछे वाला एरिया है। जो आपकी बोन है उसको हम लोग बोलते हैं कान के पीछे वाली मैस्टॉइड बोन। अगर वहां पे कैंसर सेल्स फैल गए हैं तो वहां के जितने भी कैंसर सेल्स हैं या टिश्यूज हैं उनको जब कट करके आप हटाओगे, दैट इज नोन एज मैस्टॉइडेक्टमी। टमी मीन्स होता है रिमूवल। नेक्स्ट है आपका ईयर रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी। इसमें हम कंप्लीट ईयर को रीफॉर्म करते हैं या रीजनरेट करते हैं या रीबिल्ड करते हैं, दैट इज नोन एज ईयर रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा ईयर कैंसर। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।